कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों चलो आज मेरे साथ जुड़कर आप 20 मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अभ्यास करें। पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न को देखो। डिविजिबिलिटी से ये प्रश्न है बच्चों, है ना, और बनाने की कोशिश करें आप लोग भी। 10 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है और कहता है यह नंबर जो है वो 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x - 3y का मान क्या होना चाहिए। बच्चों आपसे कहा यह नंबर किससे कटना चाहिए, 72 से कटना चाहिए। तो कोई भी नंबर 72 से कटेगा, इसका मतलब इसको यदि फैक्टर करें दो संख्या के रूप में तो ये हो जाएगा 9 × 8। जब भी आप फैक्टर करें तो शर्त होना चाहिए कि ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। तो 72 को जब हम लोगों ने तोड़ा तो ये आया 9 × 8। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई नंबर 9 से कट रहा है और कोई नंबर 8 से कट रहा है तो निश्चित रूप से वो 9 × 8 = 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों पहले हम लोग 9 से कटने का ही नियम ढूंढते हैं, और 9 से भी कटाना है इसको, और किससे कटाना है, 8 से भी कटना चाहिए। तो उस कंडीशन में x और y का मान क्या सेलेक्ट हो पा रहा है। एक और शर्त रखा है कि y क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, यानी y मिनिमम होना चाहिए। बच्चों आप जानते हैं कि 9 का नियम क्या है। 9 का नियम है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, या फिर इस दिए गए अंकों में से जिसको जोड़ के आप 9 बना सकते हैं उसको आप कटा सकते हो। जैसे देखो 5 और 4 मिलके 9 बन रहा है, 7 और 2 मिलके भी 9 बन रहा है, 9 खुद में 9 है, कट जाएगा। अब जो बचा उस पर कंसीडर करिए, तो 7 6 13, 13 और 6 कितना हो रहा है बच्चों, 19 और बचा x और बचा y। आपको यही x और y का वैल्यू पता करना है। तो बच्चों बताओ यदि ये नंबर जो बचा 9 से कटना होगा तो x + y का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो 19 में क्या जोड़ेंगे जिससे कि वो 9 से कट जाएगा, तो 19 में क्या जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा, राइट। जब आप 8 जोड़ेंगे तो 19 + 8 = 27, और 27 9 से कट रहा है, राइट। अब डिसाइड करना है कि भाई x क्या हो सकता है और y क्या हो सकता है। ये दोनों मिलकर तो होना चाहिए 8, लेकिन उसमें x क्या होगा और y क्या होगा ये पता करना अभी हम लोगों को ज़रूरी है। देखो यहाँ पर एक कंडीशन है कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। y न्यूनतम होने का मतलब हुआ कि x मैक्सिमम ले सकते हैं, y मिनिमम तभी होगा जब x मैक्सिमम ले सकते हैं। तो दोनों को जोड़ने से 8 होना चाहिए, तो y को मिनिमम आप 0 कर सकते हैं, तो ये 8 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है 8 + 0 = 8। लेकिन जब आप x के जगह 8 रखे, y के जगह 0 रखे, ये तो हर हाल में 9 से कट रहा है, लेकिन शर्त है कि वो नंबर किससे कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। तो 8 का नियम आप जानते हैं बच्चे, 8 का नियम क्या है कि लास्ट का 3 अंक से बनी हुई संख्या 8 से कटनी चाहिए, यानी 3 अंक से बनी संख्या दैट इज 9, और y यदि आपने मिनिमम 0 लिया तो लास्ट में क्या है 6, यानी ये नंबर 8 से यदि कट जाएगा तो निश्चित रूप से y का मान 0 ही सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन चेक करिए कि क्या ये 8 से कट रहा है, 8 × 8, फिर 10 उतरा, 8 × 8 2 26, 8 से ये नहीं कट रहा है, ये 8 से नहीं कटा, यानी y का न्यूनतम मान हम 0 नहीं ले सकते हैं। तब अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 हो सकता है, तब यहाँ 1 होगा तो यहाँ क्या लेना होगा, 7 लेना होगा। क्या 1 रखने से कटेगा, चेक करके देखो तो 916 क्या 8 से कट रहा है, 8 × 8, फिर 8 × 8 3, नहीं कटा, यानी 1 रखने से भी हमारा ये 8 से नहीं कट रहा है। तब फिर शर्त है कि आप 2 रख के देखो, तो जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 6, क्या ये 8 से कट रहा है बच्चों, चेक करो, 8 × 8, फिर 2 उतरेगा, 8 × 8 4 46, ये भी 8 से नहीं कट रहा है। फिर आप आगे बढ़िए तो यहाँ क्या रख सकते हैं, 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखे तो यहाँ 6 होगा, 3 रखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो बच्चों 3 रखने से क्या कट रहा है, क्या चेक करो तो 8 × 8, फिर 13 उतरा, 8 × 8 5, यस। जैसे ही आपने 3 रखा तो ये 8 से कट गया, इसका मतलब ये तय हो गया कि y का न्यूनतम मान हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और y जब न्यूनतम लिए तो x अपने आप सेलेक्ट क्या हो गया, 5, यानी x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3 रखिए और आंसर दे दीजिए। यानी 5 × 5 - 3 × 3 25 - 9 दैट इज आंसर, सही है।
उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखो क्या कर रहे हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। बच्चों एक चीज़ याद रखना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका योगफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई क्या होता है 6 होता है, राइट। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, तो पहले औसत निकालने का तरीका है कि जितने संख्याओं का औसत निकाला जाए उसका योग पता हो जाए और योग में संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत मिल जाता है। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें, तो n के जगह आपको 10 बैठा देना है, 10 गुणा 10 प्लस 1 यानी 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21, ये डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकल गया। और योग में बच्चों संख्या टोटल 10 है, 10 से डिवाइड कर दो तो ये नीचे ही गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा औसत मिल जाएगा। तो 10 से 10 कट ही गया, 11 इकाई 11 और भी कट जाएगा लगता है, 3 दूनी 6 3 सते 21, तो बचा बच्चों 77/2। 77/2 का मतलब 38.5 इसका औसत हो गया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, यार अगला ये क्वेश्चन बच्चों सिंप्लीफिकेशन है, बस इसे आप सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करना, इसमें बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग हो जाने पर गलती हो जाता है बच्चों। देखो सबसे पहले बॉडमास का रूल जब आप पढ़े होंगे तो सबसे पहले का की क्रिया किया जाता है तब भाग की क्रिया किया जाता है ना। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता करते हैं। तो ये क्या मिल रहा है हमें 43 माइनस का मतलब हुआ बच्चों गुणा, का मतलब गुणा, तो ये 4 तिया 12 हो रहा है। और जैसे ही आप का की क्रिया किए तो उससे पहले फिर क्या करना होगा भाग की क्रिया, उसके बाद भाग की क्रिया। तो 15 में 3 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 प्लस 2, नहीं 43 2 45 और ये हमारा क्या दिख रहा है 60 और 45 के अंदर 15, दैट इज यहाँ का वैल्यू आ गया बच्चों -15। क्या गया -15 और माइनस बाहर में, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बनेगा ना। तो 27 और 15 मिलके कितना 42, 27 और 15 मिलकर हो गया 42, तो 29 माइनस 42 घटा के देखो बच्चों कितना आ रहा है 13 आ रहा है क्या -13, इसका वैल्यू क्या हो गया -13 और फिर माइनस बाहर में है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी 21 प्लस 13 यानी कितना 34, आंसर होना चाहिए 34, नहीं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। वेरी सिंपल, संख्या का 40% मतलब 40/100, जब कटाएंगे तो आपको 2/5 मिल जाएगा। फिर कहता है उसी संख्या का 1/4 और इसी दोनों का डिफरेंस कितना बता रहा है 105। जरा सॉल्व करो, एलसीएम 20 आ रहा है, 5 चौके 20 4 दूनी 8 -5 यानी, और ये किसके बराबर 105 के बराबर। 8 में से 5 गया 3/20 बराबर कितना बच्चों 105, 3 से कट जाएगा कितने बार में 35 बार में, यानी 1 का मान 35 दूनी 70 यानी 700, 1 बराबर कितना आ गया 700। 1 मतलब संख्या आपने पता कर लिया कितना है वो 700, संख्या कितना है 700। आप चाहो तो x भी मान के बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आपसे पूछा है संख्या तथा उस संख्या के 35% में कितना अंतर है। संख्या 700 है और उसी संख्या का 35%, कितना प्रतिशत 35%, 100 से 100 काट दीजिए, इसी दोनों का क्या पूछ रहा है अंतर। तो ये तो 700 है, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 21, 3 × 24, घटाइए कितना आ रहा है 9 में 4 गया 5, 6 में 455, यानी इसका आंसर होना चाहिए बच्चों सी नंबर। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, आराम से करो, सवाल बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन ये देखो, एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में फिर 20% की कमी कर दी जाती है। पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितने का। तो बच्चों लगातार 2 बार प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो ए बी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं हम लोग, यानी पहले 15% वृद्धि फिर उसके बाद 20% कमी। ए बी फॉर्मूला क्या है, तो a + b + a × b/100 है ना। जब भी किसी भी मूल्य में लगातार 2 बार प्रतिशत परिवर्तन हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। और यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा, दोनों के चिन्ह का गुणनफल दैट इज माइनस 15 × 20/100, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, 15 - 20 -5 -5 -3 दैट इज -8, यानी कितने प्रतिशत का परिवर्तन
-8% की यहाँ पे कमी हो रही है। आगे देखो बच्चों क्या है, कोई दुकानदार इतने रुपये में कंप्यूटर और इतने रुपये में प्रिंटर खरीदता है, यदि वह दोनों वस्तुओं को एक साथ इतने में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत सुंदर, देखो एक खरीदा 42,000 में और दूसरा खरीदा 3,000 में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तो आप कहेंगे 45,000 का। कितने का बच्चों, 45,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ खरीदने में, और उस दोनों को एक साथ बेच दिया कितने में, 51,750 में, 51,750 में बेच दिया, है ना। तो सिंपल आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, इतने में खरीदा इतने में बेचा, चाहे तो आप रेशियो लेके भी काम कर सकते हो। 0 से 0 कटता हुआ दिख रहा है बच्चों, और कितने का अंतर है वो भी काम करके आप काम कर सकते हैं। कटा दे, हाँ जो भी हो कटा ले तो, या जैसे करें कटा भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ही कर ले क्या, इसका अंतर कितना है घटा के देखिए तो 5, 7, 4, 1475 क्या, वो गड़बड़ घटा दिए क्या हमने, 5175 है, 5175 घटेगा ना ये 4500, तो 5, 7, 11 में 5 गया 6 आएगा, है ना। हाँ 11 में 5 गया 6, 675 होगा। मतलब इतना में खरीदा समझो और इतना में बेच दिया, तो फायदा कितने का, 675 का। और इसकी तुलना हमेशा किससे करना है, सीपी से। सीपी क्या है, 4500, क्योंकि 0 से 0 कटा दिए बच्चों, रेशो लेके भी काम कर सकते हो, जितना काट सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा क्या करते हैं, 00 से 00 कटा, 5 से कटाते हैं 5 नमा 45, 5 का ही 5, आई थिंक हमको लग रहा है ये 15 से साफ हो जाता पूरे, नहीं 15 से डायरेक्ट कट रहे हैं। 45 गुना 15 करिए, डायरेक्ट आंसर क्या है, ए। नहीं 45 गुना 15 675। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है। सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा, यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपये की बचत होती। पंखे का अंकित मूल्य बताओ। देखो पहले 10% का डिस्काउंट मिल रहा था और बाद में 15% का डिस्काउंट मिला, कितना ज़्यादा दिया, 5% ज़्यादा मिला, इस वजह से उस पर कितने की बचत होने लगी, 400 का, यानी 5% का वैल्यू 400। अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा, 100% का वैल्यू बता दो। 5 का देखो ये कितना गुना हो रहा है, 20 गुना, लेफ्ट साइड 20 गुना होगा तो राइट साइड भी 20 गुना हो जाएगा। 400 गुना 20 कर दो बच्चों, 8000 आंसर होना चाहिए। उत्तर क्या होना चाहिए, 8000, सही है ना। अगला क्वेश्चन ये देखो बच्चों क्या कर रहा है। 21,000 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:3 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:5 है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, रेशियो का सवाल है। ए अनुपात बी देखो क्या दे रखा है बच्चों, ए अनुपात बी दिया है 2:3 और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, देखो पेन दिख रहा है, एक बार थोड़ा देखिए तो, पेन नजर आ रहा है। बी अनुपात सी क्या है बच्चों, 4:5। दो अलग अलग रेशियो हो तो पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। सबसे पहले बैलेंस करो, बैलेंस का मतलब बी और बी समान है तो इसके नीचे की संख्या भी समान होना चाहिए। इसको 3 से गुणा कर देते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और इसको बच्चों 4 से गुणा करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, बैलेंस हो गया। आपको बी का हिस्सा पूछा है और 21,000 में बी का हिस्सा बताना है। बी है कितना, तो बी को 12 है, जबकि टोटल कितना है, 12, 8, 20 और 15 मिलके कितना, 35। हमेशा टोटल से तुलना कर दिया करिए, है ना। 7 पचे 35, 7 21, 5 छके बच्चों कितना, 30, यानी 612 में 7, 12 छके 7200, यानी आंसर होना चाहिए डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखो, रीना, बीना और विमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती है तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो एक करता है 4 घंटे में पूरा काम, तो 1 घंटे में 1/4, दूसरा करेगा 1 घंटे में 1/8, तीसरा करेगा 1 घंटे में 1/12, और 1 घंटे में किया गया कार्य तीनों का कितना हुआ जरा पता करो। तो एलसीएम बच्चों 24 हो रहा है, 4 छके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 3 9 2 11/24, 11/24। और 1 घंटे में किए गए कार्य का उल्टा जो होता है वो टोटल टाइम होता है। 1 घंटे में किया गया कार्य का उल्टा क्या हो जाता है बच्चों, टोटल टाइम होता है। इन आंसर होना चाहिए 24/11, 11 दूनी। अरे दो ऑप्शन सेम दिख रहा है, नहीं इधर ए और डी दोनों में से कोई भी मार सकते हैं, है ना। 1 घंटे में किया गया कार्य का उल्टा क्या होता है, टोटल
टाइम होता है, ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखो क्या कह रहा है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? यदि विश्राम नहीं करेगा तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, 5/10 यानी 1/2 घंटा मतलब 30 मिनट। यदि विश्राम नहीं करता, लगातार चलता तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 30 मिनट का समय लगता, लेकिन वो प्रत्येक किलोमीटर चलने पर 2 मिनट का विश्राम लेता है। तो बच्चों 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक किलोमीटर पर यदि विश्राम लेता है तो 4 इंटरवल होगा, यानी 4 बार रेस्ट मारेगा वो। जैसे बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर चला, यहाँ पे विश्राम, फिर चला 1 किलोमीटर, यहाँ विश्राम, फिर चलेगा यहाँ विश्राम, फिर चलेगा यहाँ विश्राम। नहीं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और फिर अब यहाँ पर तो विश्राम करना ही नहीं है, वो तो पहुँच गया ना, वो नहीं पहुँच गया। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सही तो है ना। तो देखिए विश्राम कितने बार किया, यहाँ विश्राम, यहाँ विश्राम, यहाँ विश्राम, और तो देखिए 5 किलोमीटर में कितना बार विश्राम किया? 4। यही यदि 10 किलोमीटर आता तो कितना बार करता? 9 बार करता, एक कम बार, है ना। ये सब याद रखा कर, यही टेक्निक है। बाद बाकी मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि अच्छा 5 किलोमीटर चला तो 5 दूनी 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यही गलती हो जाता है। जबकि वो विश्राम कितना बार करेगा? मात्र 4 बार करेगा। तो 4 बार विश्राम किया, प्रत्येक बार 2-2 मिनट का विश्राम किया, टोटल कितना मिनट विश्राम किया? 8 मिनट। तो टोटल उसको टाइम कितना लगा? 30 + 8 यानी 38 मिनट का समय लग रहा होगा, है ना। बस ये चीज़ को बच्चों याद रखना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगला, यदि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करे? लकड़ी वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय? तो वस्तु का अपना तो कोई गति नहीं होता है, कोई भी वस्तु को रखेंगे तो पानी की गति से ही बढ़ता जाएगा। यानी आपको यहाँ पे किसकी गति पता करना है? धारा की गति, पानी की गति पता करना है। तो बच्चों देखो धारा के साथ x + y होता है। मान लिया जाए कि नाव की चाल x और धारा की चाल y है, तो धारा के साथ नाव की चाल होता है x + y, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 250 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लिया तो स्पीड क्या होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और धारा के विपरीत x - y, विपरीत में चाल घटता है ना, जब अपोजिट चलेगा तो चाल घट जाएगा। उतनी ही दूरी यानी 150 किलोमीटर दूरी तय किया, कितने समय में? उतने ही समय में। यानी धारा के विपरीत उसका स्पीड क्या हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं बच्चों, x + y और x - y पता हो तो x और y बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, 50 30 80/2 यानी 40, और y निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग लगाओ, 50 में 30 गया 20/2 यानी 10। ये नाव की चाल और ये धारा की चाल पता चल गया। आपको नाव की चाल ही धारा की चाल पता करना था। देखिए पता चल गया कि धारा यानी पानी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, तो इस पर कोई भी वस्तु रखेंगे तो वो भी 10 के स्पीड से ही बहेगा। तो 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर होता है बच्चों 4 गुना समय, 10 छके 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। कितना? 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 2500 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उस राशि की गणना कीजिए। देखिए 7 वर्ष का और 12 वर्ष के ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो 7 वर्ष और 12 वर्ष में कितने वर्ष का अंतर हो रहा है? 5 वर्ष का। और रेट है बच्चों 10%, तो 5 वर्ष में 10% की दर से जो ब्याज हो जाएगा कितना? 50%, 50% का ही अंतर होगा। और रुपया में अंतर कितना बता रहा है? 2500। रुपया में अंतर कितना? 2500। तो आपसे क्या पूछ रखा है? मूलधन। मूलधन अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट? 100%। 50 का दोगुना है तो इधर भी दोगुना कर दीजिए, 25 दूनी यानी 5000 होना चाहिए। आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है। उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? बच्चों यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? ऐसा कोई मन में कन्फ्यूजन किसी बात का आ रहा है? आखिर ये जो हुआ है ये चक्रवृद्धि पर है या साधारण पे है? ये
नहीं, कहीं कुछ दिया ही नहीं ना, लेकिन ये है चक्रवृद्धि। कंफ्यूज्ड है डाटा थोड़ा सा ऐसे देखिए, आपने कहा ना कि ये साधारण ब्याज, कंफर्म तो है नहीं। हम भी कैसे कहते हैं कि चक्रवृद्धि, ये कैसे कहते हैं कि साधारण। क्वेश्चन में उसको लिखना चाहिए ना, कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज की गणना वार्षिक, भाई वार्षिक आधार पर किए तो किस आधार पर किए, 4 साल में चक्रवृद्धि किए कि साधारण किए। CI है, तो यहाँ पे कंफर्म समझिए कि CI है ना, लेकिन उसको क्या ये लिखना जरूरी नहीं कि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर। अगर साधारण रहता है देना तो वो वार्षिक नहीं देना, तब क्या देगा, वो डायरेक्ट वो दे सकता है। नहीं 5% देता है ना, 5% वार्षिक दर से। इस जगह दिया ना 10% वार्षिक ब्याज दर, वहाँ वार्षिक नहीं देता, क्योंकि CI में ही ना वार्षिक छमाही तिमाही सब चलता है, इसलिए वार्षिक दिया। नहीं, दर तो जैसे CI में भी लिखता है ना 5% वार्षिक दर से, लिखता तो वार्षिक ही दर बोलता है, तो सिर्फ वार्षिक लिख देने से कंफ्यूजन नहीं हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्लियर है बच्चों, ये याद रखना, थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। ये चक्रवृद्धि है, पहला वाला जो ये 4 वर्ष में ये जो मिसधन है, ये मिसधन चक्रवृद्धि का आधार पर है ना, और फिर बाद में आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो चलिए पहले तो मूलधन पता करना है हम लोग को। तो देखो 4 वर्ष का ये मिसधन है बच्चों, मिसधन से 29,282, मिसधन से मूलधन की ओर जब भी आना होता है ना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दो। ये मिसधन दिया है, मिसधन से आप मूलधन की ओर आना है तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा। 10% को होल वैल्यू 11/10, उल्टा गुना करो 10/11, और कितने बार, 4 वर्ष का है तो 4 बार गुना, कितने बार, 4 बार गुना होगा। बस यही चीज़ है, आप इसे थोड़ा फटाफट सॉल्व करो। 11 से मुझे विश्वास से कटेगा, 11 दूनी 22, 7 72, 11 6 के 66, 6 68, 11 6 के 66, 11 दूनी 22, फिर 11 से कटाओ, 11 दूनी 22, 4 46, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, और 11 गुना 11 121, 121 गुना 2, नहीं 121 गुना 2 242, तो 2 बार में कट गया, यानी मूलधन पता चल गया। 2 पे कितना जीरो है, 4 जीरो, ये मूलधन हो गया। आपसे पूछ रहा है कि राशि को दोगुना कर दिया जाए, तो लीजिए दोगुना कर दिए। राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, दर 10 ही रखना है, तो 5 वर्ष में साधारण ब्याज 5 नहीं 50%, इसका कितना निकाल देना है 50%। 100 से 100 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी, नहीं बाद बाकी जो जीरो इसको बिठा देना है। 21.4 सेंटीमीटर आधार और इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दशमलव के एक स्थान तक सही क्या होगा। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, राइट। बैठाओ, 1/2 गुना आधार दिया हुआ है कितना तुम्हारा 21.4, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15.5, राइट। पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ से 10, यहाँ से भी 10, यानी टोटल 100। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 2 से कटाओगे कितने बार में, 2 इकाई 2, 2 सते 14, 107 बार में कट रहा है। बेहतर होगा कि 107 गुना 155 डायरेक्ट नहीं कर लें हम लोग, क्या मेरा क्लोज ऑप्शन दिया है ना। 107 गुना 155 करिए, देखिए क्या आता है, उसमें डबल जीरो बिठा देंगे। 155 और 107, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, 7 इकाई 7 3 10, ठीक है। 0 0 0 0, कितना जीरो बिठा दिया हम भाई, गलत कर दी क्या, 7 पचे 35, 38 30 10, ठीक है। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये जीरो कहाँ से आ गया, ठीक है। अब बच्चों 1 से करोगे तो 5 5 एंड 1 है ना, दैट इज़ 5 8 5 5 5, कुछ ऐसा आ रहा है 155.8, गलती गुना कर दिए लगता है ना। 7 पचे 35 बाकी 3, 7 पचे 35 38 बाकी 3 10 है। 0 0 0 सही तो है। 5 5 1 5 8 5 ओ 5 1 6 ना। 165 लाइट दिख रही है थोड़ा सा, इधर जो मारा ना दिखाई नहीं पड़ा। 165.85, तो आई थिंक डी नंबर जाना चाहिए। इस दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना है ना। 5 से ज़्यादा हो जाए तो अगला वैल्यू है ना ले सकते हैं। 165.9 के आसपास डी नंबर आंसर होगा सही। अगला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
बच्चों ऊंचाई दिया हुआ है, बस हमें त्रिज्या पता करना हो, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r प्लस h तो दिया हुआ है, बस r पता करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल दिया वहाँ से r मिल जाएगा। बेलन का आधार जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो बेलन का आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखिए, पाई r स्क्वायर बराबर कितना बच्चों 1386। ठीक है 22 से कटो, 22 छके 132, 6 22 दिया 66। तो r स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7, 63 को 9 गुणा 7 तोड़ लेते हैं और ये 7 हो। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 7 से 1 7 बाहर, दैट इज r का मान कितना मिल गया बच्चों 21। r का मान क्या मिल गया 21। यस सर। वैल्यू बैठा दीजिए। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r हमारा है 21 गुणा r प्लस h यानी 21 प्लस 20 दैट इज 41। 7 या 21 इकाई अंक से काम चल रहा है क्या, सब में 2 है ना। यस सर। 22 या 66, 66 गुना 2 बराबर बच्चों 132, 132 गुना 41 करिए ना 5412। आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। 10 4 पाई/3 का मान क्या होगा। 4 पाई/3 को क्या पाई प्लस पाई/3 हम लिख सकते हैं। अक्सर जब भी कुछ ज़्यादा वैल्यू दिख रहा हो तो उसे या तो पाई/2 या तो पाई से तोड़ के देखा करिए। तो इसे हम पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। 4 पाई/3 को तोड़ेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। पाई का मान 180 होता है। 10 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। 10 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 10 थीटा होता है। ठीक है ये फॉर्मूला याद रखिए। तो ये किसके बराबर हो गया 10 पाई/3 के बराबर हो गया। और पाई/3 मतलब व्हाट, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 में 3 से भाग लगाएंगे 60, 10 60 किसके बराबर √3 के बराबर होगा। आंसर क्या हो जाएगा बी। एक ये ग्राफ है, देखो क्या ग्राफ है बच्चों। पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर बताइए। बड़ा आसान है। पीला पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं 150, और नीला पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं 50। दोनों का अंतर कितना 100। कोई बात नहीं है। 6 किलो का बिक्री मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है। 6 का जो एसपी है वो 8 के सीपी के बराबर है। 2 तिया 6 2 चौके 8। यहाँ से एसपी और सीपी का यदि रेशियो ले रहे हैं तो देखिए आ रहा है 4:3। 3 में खरीदे 4 में बेचे, फायदा 1 का। तुलना हमेशा सीपी से गुणा 100। 100/3 मतलब 33.1/3%। आंसर आ जाएगा बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ इतना। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए जब भी गुणनफल की बात हो तो अनुपातिक संख्या x मान लिया करिए। तो एक का 3x और दूसरे का 2x मानिए, इस दोनों का गुणनफल हो जाएगा इतना, और गुणनफल दिया हुआ है 486। 3 दूनी 6, 6 से कटाइए 6 8 48, 6 का इंच। एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर 9। 81 का वर्गमूल दैट इज 9। तो बच्चों पहली संख्या 9 तिया 27 और दूसरा वैल्यू 9 दूनी 18 है ना। पिता और उसके पुत्र की आयु का मतलब आयु पता चल गया, वर्तमान आयु। पिता है 27 का और पुत्र है 18 का। आपसे पूछा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना 32, और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। 32 अनुपात कितना होना चाहिए 23। आंसर हो जाएगा बच्चों डी फॉर दिल्ली। यस दैट्स। एक और सवाल है, लास्ट ये है बच्चों 20वां सवाल। अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से की। उसने शुरुआती 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की अचर गति से तय की। x का मान क्या है। इसको ऐसे बनाया जाए क्या, एवरेज तो रहा उसका 80 किलोमीटर, उस टोटल दूरी में 75% दूरी, 75% दूरी और रेस्ट कितना बचा होगा 25। तो ये दूरी का यदि हम रेशियो ले रहे हैं तो ये आ रहा है 3:1, राइट।
यानी पहला दूरी 3x तो दूसरा दूरी x, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब कहता है ये 75% दूरी को कितने समय में, 2/3। 2/3 का मतलब ये समझ लें कि टोटल टाइम 3 घंटा लगा था, जिसमें से ये तय कर लिया 2 घंटे में, तो बचा 1 घंटा, ऐसा मान सकते हैं। और ये अनुपात अलग है तो अनुपातिक संख्या अलग मानना होगा, यहाँ 2y और y मान के चलिए। पहला 3x दूरी तय किया और रेस्ट दूरी x था, और इस दूरी को 2y घंटे में और इस दूरी को y घंटे में तय किया। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज 3x + x यानी 4x दूरी को कितने समय में, टोटल 3y टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, और एवरेज स्पीड दिया हुआ है कितना, 80। 4 से कटाइए 20 बार में, x बटे y का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, 20 या 60, नहीं दिख रहा है। x बटे y का मान क्या दिख रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आंसर हो गया। कैसे? उसने पूछा है शेष दूरी को किस चाल से तय किया, x मान लिया, मतलब किस चाल से तय किया, तो शेष दूरी तो यही था, और इस दूरी को y घंटे में तय किया, तो x दूरी को y घंटे में तय किया, तो शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या रही, x बटे y, चाल बराबर दूरी बटे समय, और x बटे y का मान तो हमें 60 दिखी, सही है ना, आंसर 60 हो जाएगा। रिपीट हो गया। तो बच्चों ये था आप सभी के आज के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन। आप सभी को सॉल्यूशन कितना समझ में आया बच्चों, समझ में आया, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। लगातार आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, इवन आल्सो जीके का भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे, तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।